हेलो गाइस, आप ये जो वीडियो सेगमेंट है ये देख रहे हैं पावर शेयरिंग के कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स के लिए जो कि आमतौर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं, लेकिन बहुत शॉर्टली हमें उनको देखना है ताकि अगर एग्जाम में आते हैं तो आप उस पर बना के भी लिख सकें। ठीक, तो वैसे अगर आप एक पूरा स्टडी अगर इस चैप्टर का करें तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप वीडियो भी देखते हैं जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके इस चैनल पे पोस्ट कर दिया गया है तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन ये टॉपिक अगर आपको कम समय में हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे खास होने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि किन किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट सीरीज में रखा गया है। और याद रखिएगा गाइस कि जो लास्ट के आपको 2-3 जो वर्ड्स मिलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उनको बिना देखे वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो गाइस चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो टर्म है ये है फ्लेमिश। फ्लेमिश यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है ये आप इस चैप्टर में देखेंगे। जो डच स्पीकर्स हैं, ठीक है, उनके लिए फ्लेमिश वर्ड का यूज हुआ है। क्या होता है फ्लेमिश? देखिए यहां पे लिखा गया है कि बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू द रीजन ऑफ फ्लैंडर्स इन नॉर्थ यूरोप और कल्चर। मतलब कि यहां पे ये जो फ्लेमिश लोग होते हैं ये किनको बोलते हैं? ऐसे लोग जो कि फ्लैंडर्स के, जो कि आमतौर पे जो फ्लैंडर्स रहते थे वो कहां के रहते थे? नॉर्थ यूरोप के, या फिर उनके कल्चर से बिलोंग करते थे, या फिर उन्हीं से बिलोंग करते थे, या फिर उनके रिलेशन से बिलोंग करते थे। ऐसे लोगों को फ्लैंडर्स कहा जाता था। एक बार फिर से याद रखिएगा कि फ्लैंडर्स, अब फ्लैंडर्स का मतलब क्या होता है? आमतौर पे ऐसे लोग जिनका घर वाले या फिर घर विहीन जो लोग हो, यानी कि जिनका घर ना हो। ठीक है, तो जो घर विहीन आप देखते होंगे आमतौर पे जो लोग कुछ लोगों को आप अपने अपने एरिया में भी देखते होंगे कि उनका एक फिक्स घर नहीं होता, कभी यहां बसते हैं, कभी वहां बसते हैं, कभी वहां बसते हैं। ठीक है, ये आमतौर पे कबीले वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो सामाजिक जीवन से बहुत पिछड़े हुए वो लोग होते हैं। ठीक, ऐसे लोगों को आमतौर पे ऐसे लोग नॉर्थ यूरोप में पाए जाते थे, और वहां के कल्चर को अडॉप्ट करने वाले लोग या फिर उनके रिलेटिव या फिर उसी कल्चर से बिलोंग करने वाले लोगों को फ्लैंडर्स कहते हैं। और इसी फ्लैंडर्स से बिलोंग करने वाले लोगों को, ठीक है, एक कलेक्टिवली फ्लेमिश कहते हैं। जैसे इंडिया से बिलोंग करने वाले लोगों को इंडियन बोलते हैं, ऐसे ही फ्लैंडर्स कल्चर या फिर उनके सोसाइटी से या फिर उनके रिलेशन से बिलोंग करने वाले लोगों को फ्लेमिश कहते हैं। आमतौर पे इनकी जो भाषा थी वो भाषा थी डच। ठीक है, तो डच स्पीकर जो कि कहां पे थे, डच स्पीकर किस जगह पे थे, आप इसको जरूर कमेंट में बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और कितने परसेंट थे इसको भी बताना ना भूलिएगा। अब ये पहला टॉपिक हो गया। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, एथनिक। एथनिक को हमने वीडियो में समझाया था, फ्लेमिश को भी समझाया था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं, शॉर्टली इसको हम लेकर के चले थे। यहां पे एथनिक की अगर बात करें तो एथनिक यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं संजाति विषयक। संजाति विषयक का मतलब क्या होता है? संजाति का मतलब कि एक ही जाति के। तो देखिए यहां पे जाति से कोई रिलेशन नहीं है, यहां पे सोच वाली जाति से रिलेशन है। यानी कि हम सोचते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है, और एक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर का कुछ ना कुछ तो आकार है। तो हम दोनों की सोच में डिफरेंस हो गया, यानी और मेरी तरह सोचने वाले लोग एक तरफ हो जाएंगे और उनकी तरह सोचने वाले लोग एक तरफ। अब ये दोनों ही आपस में झगड़े करें या फिर आपसी मन मुटाव हो, इस तरीके से हमारा समाज बंट जाए, तो बोलेंगे कि यहां का जो सोसाइटी है ये एथनिक सोसाइटी है। सेम आप यहां पे भी देखेंगे तो संजाति विषयक बोला गया है, यानी अ सोशल डिवीजन, यानी एक सामाजिक भेदभाव किसके आधार पर? बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि वहां पे जो कल्चर, जो आपसी कल्चर में हम लोग शेयर करके रह रहे हैं, आपस में बांट करके रह रहे हैं, यानी कि हम सभी मिला करके एक साथ में रह रहे हैं और किसी एक सोच को लेकर के। ये कोई जरूरी नहीं है कि लोग अपने जाति और धर्म से बटे। हो सकता है कि हम हिंदू और मुस्लिम एक तरीके के सोचते हो, और हिंदू और कुछ ईसाई और कुछ मुस्लिम एक तरीके का सोचते हो, इस तरीके से। ऐसे ही जो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे बेल्जियम का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है, जो डच लोग थे, जो जर्मन लोग थे, ये सभी के सभी क्या थे? ये सभी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये सभी अलग अलग भाषी लोग थे। यहाँ पे रिलीजन मैटर नहीं करता था, भाषा इनकी अलग थी। ठीक, तो इनकी भाषा अलग होने की वजह से इनका एक सोशल डिवीजन था, जिस सोसाइटी को हम बोलते हैं जहां पे ये सोशल डिवीजन होता है शेयर्ड कल्चर के आधार पे, शेयर्ड
लैंग्वेज के आधार पे या फिर शेयर्ड रिलीजन का भी आधार हो सकता है, कास्ट का भी आधार हो सकता है, किसी भी चीज का, मतलब कोई जरूरी नहीं कि केवल रिलीजन ही और कास्ट हो, ये कुछ भी चीज शेयर्ड या फिर किसी सोच पे आधारित अगर कभी भी सोशल डिवीजन होता है तो उसको एथनिक, हिंदी में संजाति विषयक भी बोल सकते हैं, शाब्दिक अर्थ इसका होता है। ठीक, तो उम्मीद है कि एथनिक आपको समझ में आया होगा। अगला है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का हिंदी होता है असमानता। ठीक, अब असमानता को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, सबसे आसान, लैक ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता, और समानता की जहां कमी ना हो उसको हम बोलेंगे असमानता। ठीक, और इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या हो? बराबरी। ठीक, तो जहां पर बराबरी और समानता की कमी हो वहां उस जगह को हम, या फिर वहां रहने वाली जो सोशल चीजें, जो सामाजिक चीजें, हम कहेंगे कि वहां पे असमानता है फैली हुई है, वहां पे असमानताओं की मात्रा जो है वो ज्यादा है। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अपने वहां इंडिया में आप अगर देखिए तो जाति के आधार पे आज भी भेदभाव होते रहते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो जाति आधारित भेदभाव आपको जरूर मिल जाएंगे। तो ये जो जाति आधारित भेदभाव है उसको क्या बोलेंगे? डिस्पैरिटी बोलेंगे। ठीक, जो कि अब कहीं कुछ हद तक, या फिर ये कहें कि मेजॉरिटी अब धीरे धीरे हट रही है। अब हमारे आपके सभी के दोस्त किसी भी जाति और धर्म के लोग हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी भेदभाव बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर मिल जाएगा। क्या? डिस्पैरिटी। क्या होता है ये? सिमिलैरिटी और इक्वालिटी की कमी। ठीक है, सिमिलैरिटी मतलब समानता, इक्वालिटी मतलब बराबरी। इन दोनों की अगर जिस भी समाज में कमी होती है यानी वहां असमानता ज्यादा है। ठीक, यानी वहां असमानता ज्यादा है। ठीक, अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है स्टिपुलेट। ये क्या होता है? शर्त लगाना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या? टू स्टेट क्लियरली, यानी कि अच्छे तरीके से, बहुत साफ साफ और फॉर्मली, दैट समथिंग मस्ट बी डन और हाउ इट मस्ट बी डन। यानी कि यहां पे बहुत ही क्लियरली और बहुत ही साफ शब्दों में बता दिया जाता है कि किसी चीज को करना है और कैसे करना है। ठीक, तो शर्त में जैसे कहा जाता है कि मैं पक्का ही कर लूंगा। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं पक्का ही कर लूंगा तो बस इसमें थोड़ा सा ये आपको ऐड कर देना है कि बहुत क्लियरली यहां पे बताया जाता है, बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही आत्मसम्मान और आत्मशक्ति के साथ में बताया जाता है कि हम किसी भी चीज को कर लेंगे और उसको किस तरीके से करेंगे ये भी। ठीक, अगर ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो यहां पे बोला जाता है स्टिपुलेट, है ना। यानी कि ये क्या हो जाता है? ये शर्त लगाने ऐसे महसूस होता है, बट इसका शाब्दिक अर्थ होता है शर्त लगाना। ठीक, इसके बाद से स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, टेंशन। ठीक, यहां पे क्या हो गया? एनी प्रेशर ऑन समथिंग और समबडी व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। यानी कि ऐसा कोई भी प्रेशर किसी भी व्यक्ति या फिर किसी चीज पे दिया जाए जिससे उस व्यक्ति या उस चीज को डील करना बहुत मुश्किल हो या फिर वो डील ना कर पाए, उसको स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तनाव उसको बोलते हैं। आमतौर पे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ में, जिससे गवर्नमेंट, जिसको झेलना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर यूं कहें कि गवर्नमेंट उस चीज को झेलने में काफी हद तक फेल हो जाती है या फिर नहीं झेल पाती है, तो ऐसे प्रेशर्स को बोलते हैं स्ट्रेन, जो कि इससे रिलेटेड था। लेकिन स्ट्रेन को आप इंग्लिश में तनाव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे सिविल वॉर। सिविल वॉर की अगर बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रुप्स ऑफ सिविलियंस ऑफ सेम कंट्रीज, है ना। यानी कि एक ही कंट्री के, जैसे कि अपने वहां इंडिया, अब इसी इंडिया के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग आपस में लड़ने लग जाएं, तो ये क्या हो गया? ये एक सिविल वॉर हो गया। ठीक, ये हो सकता है कि किसी एक आपसी सोच को लेकर के, किसी एक एथनिक सोसाइटी में जाहिर सी बात है कि आपसी रंजिश झगड़ा होते रहता है। ठीक, तो हो सकता है कि किसी एक पॉइंट को लेकर के ये दोनों ही गुट आपस में भिड़ जाएं और ऐसे में ये एक युद्ध का रूप ले ले, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि यहां पे एक सिविल वॉर हो रहा है। अब इसके बाद अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर। शाब्दिक अर्थ इसका होता है, डेफिनेशन देखिए कि टू मेक समवन और समथिंग वीकन और लेस इफेक्टिव इन ग्रेजुअल वेज। यानी कि किसी को, किसी चीज को या फिर किसी सामान को, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति को आप कह सकते हैं, ऐसे लोगों को कमजोर अलग अलग तरीकों से बनाना, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक यानी इकोनॉमिक तौर पे हो। ठीक, तो सोशल, इकोनॉमिकल, इस किसी भी आधार पे अगर किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी चीज को यदि आप
वीक या फिर कमजोर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या उसको बोलेंगे, अंडरमाइन। ऐसे लोग कौन थे? ऐसे लोग आप देखेंगे कि डच स्पीकर कहां पे थे? बेल्जियम में थे, और साथ ही साथ जर्मन स्पीकर जो कि 1% की आबादी रखते थे, वो लोग भी वहां पे क्या थे? अंडरमाइन के तौर पे थे, क्योंकि उनके साथ क्या था? उनके साथ भेदभाव हुआ करते थे, उनको कई चीज में वास्तविक तौर पे कमजोर बनाया जा रहा था। ठीक, ऐसे आप श्रीलंका में भी एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके से श्रीलंका में कमजोर बनाया जा रहा था, किसको, है ना। अगर आप ये बताएंगे तो धीरे धीरे आपका भी रिवीजन होता ही रहेगा, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का सम अप है, डाइजेस्ट है। ठीक, तो आप बस इसको अच्छे तरीके से सोचिए और रिलेट करके जरूर बताइएगा। प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल का हिंदी भी प्रूडेंशियली अगर आप देखेंगे तो मिलेगा। ठीक, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है ना, वो कैलकुलेटेड प्रॉफिट या फिर कैलकुलेटेड फायदे आप कह सकते हैं कि पहले से ही कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ ये काम करने से क्या फायदा होगा, ये काम करने से क्या हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक, तो ये कैलकुलेटेड प्रॉफिट के आधार पे कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल। ठीक है, प्रूडेंशियल का उल्टा क्या होता है अगर आप यहाँ पे जानना चाहें तो मोरल होता है। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन दो आधार पे लिया जाता है, एक प्रूडेंशियल आधार पे और एक मोरल आधार पे। प्रूडेंशियल आधार पे आप कैलकुलेटेड प्रॉफिट देख करके और कोई भी काम कर लेते हैं, और मोरल पे आप कभी भी आप मतलब मोरल का जो भी डिसीजन आप लेंगे उसको आप ये देखते हुए लेंगे कि कहीं इससे सामाजिक भेदभाव ना बढ़े। ठीक, या फिर एक तरीके से आप इसको नैतिक मूल्यों के आधार पर लेंगे। नैतिक मूल्य शायद कुछ स्टूडेंट नहीं समझते होंगे, तो मोरल आप वैसे ही अगर इंग्लिश मीडियम के होंगे तो मोरल समझ गए होंगे, उसी का हिंदी होता है नैतिक मूल्य। ठीक है, तो मोरल वैल्यूज के आधार पे यहाँ पे डिसीजंस को लिया जाएगा तो वो मोरल डिसीजन हो जाएंगे। लेकिन अगर कैलकुलेटेड प्रॉफिट के आधार पे लिया जाएगा तो कैलकुलेटेड प्रॉफिट के आधार पे लिया जाने वाला डिसीजन क्या होता है? प्रूडेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने ये बताया था गाय कटने का एग्जांपल, कि गाय को अपने देश में कुछ जगहों पे काटा जाता है और कुछ जगहों पे सरकार ही बैन की हुई है, हालांकि दोनों ही जगह सरकारें सेम है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे यूपी में अगर गाय काटना बैन है तो यहाँ पे गाय काटना इसलिए बैन है क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है वो मोरल के आधार पे लिया गया है, नैतिक मूल्यों के आधार पे लिया गया है, मोरल वैल्यूज के आधार पे लिया गया है। लेकिन गोवा में वही गाय कट सकती है, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रूडेंशियल को देखते हुए लिया गया, क्योंकि वहां से इकोनॉमिक जो हमारे फायदे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और वहां के लोग इस चीज को पसंद भी करते हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम ओवरऑल पूरे कंट्रीज में अगर गाय का कटना यदि रोक देते हैं तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड में बीफ के एक अच्छे एक्सपोर्टर के तौर पे गिने जाते हैं। सेकंड या थर्ड नंबर पे हम एक्सपोर्ट करते हैं बीफ को। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो उसमें गाय के भी मांस जाते हैं बाहर की ओर, तो अगर हम उसको रोक देंगे तो इंडिया का बहुत बड़ा कमाई जो है वो ताक पे रख दिया जाएगा, उसको साइड में रख दिया जाएगा। तो ऐसे में मोरल के आधार पर डिसीजन लेना हमारे लिए क्या हो सकता है? नुकसानदायक हो सकता है इकोनॉमिकल मामले में। तो ऐसे समय में जो सरकारें हमारी जो फैसला लेती हैं वो किस आधार पर लेती हैं? प्रूडेंशियल के आधार पे। यानी उनको पता है कि गाय या फिर किसी भी जीव को काटना तो सही नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पे उनका कैलकुलेटेड प्रॉफिट काम करता है जिसको प्रूडेंशियल बोलते हैं। ठीक, तो उम्मीद है एक बार फिर से आपका रिवाइज हो गया होगा। और यहाँ पे अगला क्या है? टायरनी। टायरनी का मतलब क्या होता है? उत्पीड़न। उत्पीड़न को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं? आर्बिट्ररी एंड अनरिस्ट्रेन्ड एक्सरसाइज ऑफ पावर या फिर डिस्पोटिक अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। यानी आप किसी भी एक पद पे रहते हुए या फिर किसी भी ताकतवर पद पे रहते हुए अगर आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, उसका गलत उपयोग करके किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी एक समाज को दबाने का काम यदि आप करते हैं तो आप उस समाज के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। यानी आप उस समाज को दबा रहे हैं, आप उस समाज को तनाव में लेके आ रहे हैं, स्ट्रेन में लेकर के आ रहे हैं। ठीक, तो यही जो पूरा एक प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टायरनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पीड़न। ठीक, अब इसके बाद बैलेंस। चेक एंड बैलेंस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले कि जांच करना और उसको क्या करना? बराबरी में रखना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक ऐसा तंत्र बना हो जिसमें तंत्र के जितने भी अंग हैं वो सभी एक दूसरे की जांच जरूर करते हो। अपने वहां देख लीजिए, अपने वहां मेन 3 तंत्र आपको दिखेंगे, 3 सिस्टम दिखेंगे। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तीनों ही एक दूसरे के जांच को करते रहते हैं। मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, एक एक एग्जांपल देकर के समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देखिएगा ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। इससे आप कहीं ना कहीं
भारत की व्यवस्था को भी समझ पाएंगे। ठीक, तो आप ये जानिए कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, एक दूसरे की किस प्रकार से जांच करेंगे, ये तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। लेकिन ये तीनों ही का एक दूसरे के ऊपर अंकुश यानी कि दबाव रहता है, उनकी जांच ये लोग बराबर समय पर करते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि किसी के भी निरंकुश होने का मतलब होता है कि वो लोग कभी भी ऐसा नहीं कि वो लोग के पास अनलिमिटेड पावर हो सकती है, यानी अगर एक उड़ रहा है तो उसको दूसरा दबाने का काम कर सकता है, तीसरा अगर उड़ रहा है तो उसको चौथा दबाने का काम, अगर पहला और दूसरा दबाने का काम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में अनलिमिटेड पावर किसी के पास नहीं जाती है, क्योंकि एक को चेक करने के लिए बाकी बचे दो जो बॉडी है, जो ऑर्गन है, वो जरूर अभी वहां पे स्थित है, तो वो उनके जांच करेंगे। ठीक, तो किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। अपने वहां इंडिया की जो सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम, वो चेक एंड बैलेंस सिद्धांत पर ही चलती है। ठीक है, इसके बाद से कॉन्टेंडर्स, इसका मतलब होता है दावेदार यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी कॉन्टेस्ट ही इसीलिए लड़ता है ताकि वो जीत सके। अपने वहां का चुनाव, लोग कॉन्टेस्ट यानी कि चुनाव लड़ते हैं ताकि वो जीत सकें। अब आप कहेंगे कि नहीं, कुछ लोग तो किंग मेकर की भूमिका में भी लड़ते हैं ताकि वो लोग किंग मेकर बन सके। तो किंग मेकर बनना भी का मतलब होता है कि वो लोग सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि उनके पार्टी की सीट ज्यादा निकले, और साथ ही साथ वो लोग सरकार में पार्टिसिपेट करें या फिर सरकार को बनाने में उनका एक अहम योगदान हो। ये लगभग सभी पार्टियां चाहती हैं, मिनिमम ये चाहती हैं, और मैक्सिमम तो सब मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ठीक, तो इस आधार पर अगर देखिए तो किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट करके जीतने वाला जो सारा सिस्टम होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको कंटेंडर्स या फिर दावेदार बोलते हैं। ठीक, इसके बाद से होता है आइडियोलॉजी का हिंदी होता है विचारधारा। एक ऐसी बॉडी जो डॉक्ट्रिन, ये आमतौर पे एक आपको हार्ड शब्द लगता होगा, चलिए इसका हिंदी भी देते हैं, ये होता है सिद्धांत, इसका हिंदी। ठीक है, तो सिद्धांत के आधार पर, मिथ जानते ही हैं, अंधविश्वास के आधार पर, बिलीव विश्वास के आधार पर, ऐसी चीजों पर एक गाइड हो, किसके लिए, कोई भी एक व्यक्ति हो या फिर एक सोशल मूवमेंट चलता हो, यानी एक सामाजिक क्रांति चलती हो, या फिर एक बहुत बड़ा ग्रुप चलता हो, तो ये सभी किसके आधार पर चल रहे हैं, ये सभी विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी के आधार पर चल रहे हैं। एक एग्जांपल देखिए, अगर बात करें सिद्धांत की, तो सिद्धांत में बहुत सारे नेताओं के सिद्धांत है, बहुत सारे ऐसे लोगों के सिद्धांत, जैसे फिजिक्स का ही नियम आता है, सिद्धांत आते हैं। ठीक, तो उस पे क्या चल रहा है, स्टूडेंट उस पे चल रहे हैं, है ना। इसके बाद से मिथ, अंधविश्वास, आप अंधविश्वास किसी को भी बोल सकते हैं, झाड़ फूंक, ये सब जो होते हैं, ठीक है, उस पे आज भी बहुत लोग चलते हैं कि अगर इनको ये हुआ है तो जाओ झाड़ फूंक करा दो, इनसे करा दो, उनसे करा दो, तो वो जो हो जाएगा वो भी एक क्या है, वो भी एक तरीके की विचारधारा ही है। और बिलीफ यानी विश्वास, हमारा विश्वास भगवान में होता है, हमारी आस्था भगवान में होती है, ईश्वर में होती है, अल्लाह में होती है, जीसस में होती है, ये सभी जो है ये बिलीफ के आधार पर चल रहे हैं। तो इन सभी को अगर कलेक्टिवली बात करें, जिसको एक इंडिविजुअल या फिर एक पूरा सोशल मूवमेंट के तौर पे, या फिर इसका एक बहुत बड़ा ग्रुप हो, जैसे कि हिंदुइज्म इंडिया में बहुत बड़ा ग्रुप है ना, कि ये एक सोशल मूवमेंट है। सोशल मूवमेंट का एक काम, जैसे जब भी भक्ति की क्रांति हुई है तो वो तब सोशल मूवमेंट में बदल जाता है। लेकिन अगर बात करें तो अभी हम लोग अपने वहां अगर देखा जाए तो लार्ज ग्रुप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये लोग बटे हुए हैं। ठीक, तो इन लोग का क्या है, इन लोग का ये बिलीफ काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक, मिथ काम किस जगह पे करता है, झाड़ फूक वाला जो सिस्टम है। ठीक, आप यहाँ पे धर्म को भी मिथ ले सकते हैं। ऐसे लोग जो एथिस्ट हो, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं रखते हो, ऐसे लोग इसको मिथ में भी ले सकते हैं धर्म को। ठीक, और डॉक्ट्रिन यानी कि सिद्धांत, किसी एक सिद्धांत यानी किसी एक सोच पर चलने की भी जो परंपरा होती है वो भी किस में आ जाती है, वो भी आइडियोलॉजी या फिर विचारधारा में आ जाती है। तो ये कुल मुख्य बिंदु थे, मुख्य पॉइंट्स थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर में ये कुछ ऐसे टॉपिक्स मुझे मिले थे जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वीडियो मैं सोचा कि आपको बना करके और आपके समक्ष रख दूं। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे ही टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपका इसमें कहीं किसी एक टॉपिक, किसी एक पॉइंट पे डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपकी कोई एक सोच है, कोई यदि आपका कुछ व्यू है, ओपिनियन है, तो आप उसको भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके हर एक कमेंट का स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, आप अपनी राय रखते हो, तो लिटरली मुझे यही चीजें प्रेरित करती हैं ताकि और भी वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस कि आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को करिएगा शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस जुड़ने के लिए।